हेलो गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान में लक्ष्मीकांत की सीरीज़ जो हमने समरी की स्टार्ट की थी, उसी का आज ये तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ शुरू के 2 वीडियो आपने ज़रूर देखे होंगे, क्योंकि वो 2 वीडियो की जो बातें हैं उसी के आगे की बातें आज हम इस तीसरे वीडियो में करने वाले हैं। तो उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से पूरे लिंक बातें जो हैं वो आगे क्रमानुसार आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा फ्री स्टडी जोन, उसमें भी सर्च टैब में जा करके आप फ्री स्टडी जोन सर्च करिए, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप है, उससे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको परेशानी हो पढ़ाई से संबंधित तो वहाँ पे आप त्वरित रूप से हमसे बात कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन जो है यूट्यूब का, जो हमारे वीडियो के में कमेंट सेक्शन होता है, उसमें भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी वीडियो के आगे की, जो 1813 के एक्ट में हमने समाप्त किया था। 13 के एक्ट की अगर हम एक समरी अगर बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त हो जाता था। फिर 1793 में समाप्त हुआ था, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। 13 में फिर समाप्त हुआ, तो 13 के बाद फिर हम 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ाते हैं। तो 33 तक ये पूरा अवधि जो है वो रहती है। अब मैंने आपको बताया था कि 1813 के एक्ट में भारतीय क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया था, प्रशासन में दिक्कत आ रही थी। ऊपर से नेपोलियन जो है वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। तो इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि हम व्यापार में जो हमारा अधिकार है, जो एकाधिकार चल रहा है, उसको हम समाप्त कर देते हैं। उस समय की पृष्ठभूमि ये थी कि नेपोलियन ने घोषणा कर दी थी कि जितने भी देश जो हैं, जो इंग्लैंड से अपना संबंध रखे हैं, व्यापारिक संबंध रखे हैं, अगर वो संबंध अपना बनाए रखते हैं तो मैं इंग्लैंड के ऊपर तो आक्रमण करूंगा ही करूंगा, जितने व्यापारिक देश हैं, व्यापारिक साझेदार हैं, उनके ऊपर भी आक्रमण करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे देशों ने धीरे धीरे इंग्लैंड से अपना व्यापारिक नाता जो है वो तोड़ रहे थे, वो धीरे धीरे। तो इंग्लैंड को एक तरफ नुकसान तो हो ही रहा था, और यहाँ पे अब धीरे धीरे प्रशासनिक जो उनकी व्यवस्था थी उसमें भी इजाफा हुआ। धीरे धीरे वो राजनीतिक हस्तक्षेप उनका बढ़ता गया, राजनीतिक जो उनका कार्य क्षेत्र है वो भी अंग्रेज़ों का बढ़ता गया। तो उनके दिमाग में व्यापार कम और भारत की राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा चल रही थी, या भारत में वो राज करने पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं ख़त्म किया था। उनके जो सबसे बड़े मद थे व्यापार के, एक तो चाय का मद, मतलब चाय के साथ जो व्यापार होता था, और चीन के साथ जो व्यापार करते थे। चीन के साथ व्यापार में मुख्य रूप से अफीम वगैरह हो गई, इसकी तस्करी बहुत होती थी। तो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, इसको छोड़ दिया। बाकी जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे सबको उन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये बात थी 1813 की। फिर जब 33 का एक्ट आता है, चूँकि 20 वर्ष पूरे हो गए हैं, 13 में मैंने आपको बताया 20 बढ़ा दीजिए तो 1833 आ जाता है। यहाँ भी चार्टर की अवधि समाप्त हो जाती है, तो यहाँ भी बढ़ाया जाता है 20 वर्षों के लिए, मतलब 1833 से 1853 तक ये चलेगा पूरा चार्टर। यहाँ पे जब ये प्रश्न उठता है कि हमने चाय और चीन के साथ व्यापार जो छोड़ करके रखा है, अब उसको भी समाप्त कर दिया जाए, तो सहमति बन जाती है और अब पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो अब आपके 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये है कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, तो अब 1833 का एक्ट लगाएंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया, ये वर्ड याद रखिएगा, पूर्णतया कब समाप्त किया गया, तो 1833 का एक्ट है। तो 13-33 में सिर्फ एक ही फ़र्क है पूर्णतया का, वो ध्यान रखिएगा। ईसाई जो मैंने बताया था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई थी 1813 में। 13 में शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए भी बोला गया था। 1813 में जो छोटे छोटे स्थानीय संस्थाएं हैं उनको टैक्सेशन या करारोपण का अधिकार दिया गया था सम्राट की अनुमति से। ये सब बातें तो थी ही। 33 में जो बातें व्यापक तौर पे बदल गई वो थी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल अभी तक हुआ करता था, रॉबर्ट क्लाइव से जो व्यवस्था चली आ रही थी, गवर्नर थे। फिर आपने देखा कि वॉरेन हेस्टिंग साहब थे, बंगाल के गवर्नर जनरल पहले बनाए गए। फिर उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल की व्यवस्था है, अब उन्होंने उस बंगाल को हटा करके संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल अब उस पद का नाम कर दिया। कुल मिलाकर के अब बंगाल की जगह अब हम भारत का नाम लेंगे। भारत का लेना वाजिब था भी, क्योंकि उस समय अब चूँकि पहले तो ये था कि बंगाल से उन्होंने अपना व्यापारिक गतिविधियाँ स्टार्ट की थी प्लासी के युद्ध के बाद। धीरे धीरे अब बंगाल से निकल करके अब वो भारत के समस्त क्षेत्रों में अपना अधिकार कर चुके हैं। तो बंगाल कहना अब थोड़ा सा
ठीक नहीं रहेगा। इसी कारण से उन्होंने बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल कहना ज़्यादा उचित समझा, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनते हैं वो विलियम बेंटिक साहब बनते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पहली बार भारत का नाम जुड़ जाता है गवर्नर जनरल के परिप्रेक्ष्य में, और इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण जो है वो यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। अगर परिषद की बात करें, चूँकि गवर्नर जनरल और उसके साथ में कुछ साथी लोग रहते थे, सदस्य जिसको हम कहते थे, उसी को कहा जाता था गवर्नर जनरल की परिषद। तो गवर्नर जनरल की परिषद को पूरे भारत के लिए, चूँकि अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर प्रांत में अलग अलग गवर्नर बैठता था। बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन ही रहते थे, लेकिन अलग अलग प्रांतों के जो गवर्नर थे वो अपना नियम कायदा बनाते रहते थे, फिर उसका अनुमोदन करवा लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो सपरिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। विधिक परामर्श के लिए, जो कानूनी परामर्श के लिए, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य बैठा दिया गया। विधि सदस्य जो है वो चौथा सदस्य है, ध्यान रखिएगा। 3 सदस्य तो थे ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सदस्य जो है वो चौथे सदस्य के रूप में विधिक परामर्श के लिए बैठा दिया गया, ये विधि सदस्य होगा। फिर विधियों के संहिताकरण के लिए, संहिता मतलब एक पूरा एक्ट बनाने के लिए, कानून का एक पूरा एक्ट, जैसे सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, ऐसे पूरा एक एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। और उसी समय पहला विधि आयोग गठित किया जाता है जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले साहब रहते हैं। तो आपने ये समझा कि लॉर्ड मैकाले जो हैं वो चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हो जाते हैं। ये वही चौथे सदस्य हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया। मतलब जब कानून बनाना होता था तब इनको बुला लेते थे कि आइए हमको विधिक परामर्श आपका चाहिए। मतलब हर मीटिंग में नहीं बैठते थे ये तभी बैठते थे जब आवश्यकता पड़ती थी। तो कुल मिलाकर के पहले विधि अध्यक्ष जो हैं वो लॉर्ड मैकाले साहब जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि भारत में दास प्रथा उस समय ज़्यादा प्रचलित थी। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया। विधि विरुद्ध मतलब कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। हालांकि बाद में फिर लॉर्ड एलन बैरो साहब आएंगे 1843 में, फिर इसका उन्मूलन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इस एक्ट के माध्यम से भी, 1833 के एक्ट के माध्यम से भी दास प्रथा में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं कानून के अनुसार। कंपनी के अधीन जो पद व्यक्ति धारण करता था, तो कोई भी व्यक्ति जो पद धारण कर रहा है उसको धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के स्थान पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। क्योंकि जाति प्रथा और ये नस्ल भेद, ये सब जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित था उस समय। तो ये नियम बना दिया गया कि भाई गोरे और काले का भेद आप नहीं करेंगे, ना ही किसी प्रकार की जातिगत और धार्मिक टिप्पणी करेंगे। तो धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के स्थान पे अयोग्य न ठहराने का उपबंध जो है वो 1833 के एक्ट में किया गया। ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारतीय संविधान में बाद में फिर व्यापक रूप से जुड़ता है मूल अधिकारों में। तो ये धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग के स्थान पे पहली बार जो बात की गई थी वो इसी एक्ट में बात की गई थी। अंग्रेज़ों को बोला गया कि आप बिना लाइसेंस के भारत आने जाने, बसने और व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब उन्होंने बोला कि भाई आपके पास लाइसेंस, पहले ये था कि लाइसेंस होना अनिवार्य था, अब बोल दिया गया अंग्रेज़ों को आपके पास चाहे लाइसेंस हो चाहे ना हो, बिना लाइसेंस आप भारत आ जा सकते हो, बस सकते हो और व्यापार भी कर सकते हो। ये अंग्रेज़ों के लिए छूट दी गई। 4 दिसंबर 1829 विलियम बेंटिक साहब गवर्नर जनरल रहते हैं। राजा राम मोहन राय प्रमुख सुधारक हैं। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब आए थे तो एक व्यवस्था चालू की गई थी जिसमें ये कहा गया था, जो उस समय इंडियन कन्वेंटेड सर्विस होती थी, इंडियन कन्वेंटेड सर्विस में ऊंचे पदों पर सिर्फ आईसीएस ही ऊंचे पदों पर भर्ती होते थे। कुल मिलाकर के कंपनी में ऐसे लोग भर्ती होंगे जो आईसीएस से चुन करके आएंगे। मतलब इंडियन कन्वेंटेड सर्विस जैसे आजकल एमपीपीएससी होती है, यूपीएससी होती है, वैसे उस समय आईसीएस होती थी। आईसीएस का ही सुधरा रूप जो आज है वो पीसीएस है, फिर उसी को हम पीएससी कहने लगे। तो जो इंडियन कन्वेंटेड सर्विस होती थी, आईसीएस की परीक्षा जो होती थी, उसमें जो लोग पास होते थे वो पास होने के बाद फिर वो कंपनी में भर्ती होते थे। इस प्रकार से व्यवस्था जो है वो 1793 से लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने चालू की। तो उसमें ऊंचे पदों में सिर्फ आईसीएस वाले ही भर्ती होते थे। इस व्यवस्था को 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया और ये बोला गया कि अब भारतीय जो हैं वो भी इस ऊंचे पदों में भर्ती हो सकते हैं। कुल मिलाकर के सरल भाषा में अगर बताऊं कि कंपनी के ऊंचे पदों में भारतीयों को जगह कभी नहीं दी गई, लेकिन इस एक्ट के बाद फिर कंपनी के ऊंचे पदों में भारतीय भी नियुक्त होने लगे। तो ये 1793 वाली व्यवस्था यहाँ पे आकर के समाप्त होती है। तो इस एक्ट में इतने सारे प्रावधान रहते हैं 1833 के एक्ट में,
और विलियम बेंटिक का जो सबसे बढ़िया काम होता है वो होता है सती प्रथा, जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से वो समाप्त करते हैं। अगला एक्ट आप पढ़ने वाले हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के समय ये प्रश्न उठा कि भाई हमने चार्टर जो बनाए थे, समय समय पे जो हम ये चार्टर बनाते जा रहे हैं, तो इसमें अभी तक हमारे व्यापारिक हित जुड़े हुए थे। लेकिन आपने देखा कि 1813 में जहाँ हमने व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया और उसमें चाय और चीन को बस रखा था व्यापार के लिए, फिर 33 में हम वो भी समाप्त कर देते हैं। तो अब तो कंपनी के पास सिर्फ प्रशासनिक काम ही बचे हैं, राजनीतिक काम ही बचे हैं, व्यापार वाला तो कोई काम है नहीं। क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि अब शासन सत्ता जो है वो चार्टर के माध्यम से जो संचालित हो रही थी, उस व्यवस्था का औचित्य क्या है, ये संसद में प्रश्न उठता है। संसद में जब प्रश्न उठता है तो संसद में ये बात आती है कि ये चार्टर जो है ये अब किसी काम का है नहीं, क्योंकि अब भाई जब तक कंपनी को व्यापारिक काम करने थे तब तक नियम कायदे बनते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से शासन जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से सम्राट ही कर रहा है। तो ये चार्टर बनाने का क्या औचित्य है, तो इसलिए इस चार्टर को समाप्त कर दिया जाए, चार्टर की जो व्यवस्था है। प्रश्न उठता है तो हालांकि संसद में जितने लोग रहते हैं या जो प्रमुख रहते हैं वो ये तो नहीं कहते हैं कि सीधे तौर पे कि हम चार्टर को समाप्त कर दें, लेकिन वो ये कह देते हैं कि अब ये संसद के लोगों के ऊपर है, या संसद में कहा गया कि जब तक संसदीय सदस्य मतलब जितने भी वहाँ पे लोग हैं, जब तक संसद न चाहे तब तक आप इस पूरी व्यवस्था को चालू रखिए। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि आपके विवेक के ऊपर है, आप जब तक इसको चालू रख सकते हो चालू रखो, हम इसको बढ़ाने के संबंध में कुछ नहीं। जैसे अभी तक क्या होता था, बोल देते थे 1813 में अब चलिए हम 20 वर्षों के लिए बढ़ा रहे हैं, जैसे उन्होंने हर बार बोला कि 20-20 वर्षों के लिए हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोला 53 में, उन्होंने कहा कि जब तक मन है तब तक आप चलाइए, उसके बाद फिर हम इसको जब आपका मन ये करेगा कि नहीं अब हमको नहीं चलाना है तो इसको समाप्त कर दीजिएगा। तो 53 के एक्ट में कोई अवधि बढ़ाने की बात नहीं कही, ये बोला गया कि जब तक आप चला सकते हो चलाओ। इसीलिए कहा जाता है, इसके बाद चार्टर समाप्त हो जाएगा, आपको आगे का घटनाक्रम अभी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि 53 का जो चार्टर अधिनियम है ये अंतिम चार्टर है, क्योंकि चार्टर को अगर बढ़ाया जाता तब तो फिर आगे दूसरा चार्टर आता। यहाँ तो कोई किसी प्रकार के चार्टर बढ़ाने की बात की नहीं, इसीलिए ब्रिटिश कालीन भारत का अंतिम चार्टर जो है वो 1853 का चार्टर है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो 1853 का चार्टर जो है वो अंतिम चार्टर है। इस समय चूँकि 1843 में, मतलब 53 के पहले का मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ, 43 में सिंध का विलय हो जाता है, 49 में पंजाब का विलय हो जाता है, फिर बर्मा, पेगू, इन सब का विलय हो जाता है। तो धीरे धीरे क्षेत्र जो है वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं। क्षेत्र अब क्योंकि भारत जो है वो ब्रिटेन जैसा कोई छोटा सा देश तो है नहीं, भारत में अच्छे खासे उस समय तो अफ़गानिस्तान भी था, बर्मा भी था, अपने पास पाकिस्तान तो था ही। तो काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र जो थे वो भारत के पास थे, और क्षेत्र की व्यापकता के कारण प्रशासन में कठिनाई आने लगी। ऊपर से प्रशासन में कठिनाई तो आ ही रही थी ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों को, उसके साथ साथ जो भौगोलिक हमारे यहाँ का जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, या जो भौगोलिक जो अंतर हमको देखने को मिलता है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्व उत्तर भारत, पश्चिम भारत, उससे अंग्रेज़ जो है वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। ये सब इतनी दिक्कतें होने के कारण उन्होंने ये 1853 के चार्टर अधिनियम को कहा कि भाई कंपनी के बस में नहीं है कि वो इतना बड़ा भारत देश को चला पाए, तो इसको हम एक काम करते हैं कि आगे हम सम्राट के माध्यम से शासन करवाएंगे। तो ये तो बहरहाल बात की बातें हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक लाइन कही कि जब तक संसद का मन है तब तक आप चलाइए, उसके आगे फिर आप इसको समाप्त कर दीजिएगा। इसीलिए 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो अंतिम चार्टर है। इसमें जो मुख्य बातें थीं वो क्या थीं कि पंजाब और बंगाल के लिए, चूँकि पंजाब और बंगाल ये दो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र थे। बंगाल तो आप जानते ही हैं, पहले शुरुआती दौर से ही बड़ा संवेदनशील रहा है, नवाबों का शासन था, मध्यकाल में आप देखिए खिलजी लोग वहाँ शासन कर रहे थे, काफ़ी उथल पुथल भरी व्यवस्था रहती है बंगाल की। तो बंगाल में वो एक अपना एक अलग आदमी बैठा देते हैं, उसको वो कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में उसको आप उपराज्यपाल कह सकते हैं। तो बंगाल में उन्होंने उपराज्यपाल बैठा दिया। पंजाब में इसलिए बैठाया क्योंकि पंजाब पूर्वी और पश्चिमी जो थे बड़े लड़ाकू किस्म के थे। मतलब आप देखिए कि पंजाब में इन्होंने ऐसे बीज बो दिए थे हिंदू मुस्लिम के और सिखों के बीच में कि आपस में ये लड़ते रहते थे। बाद में वही विभाजन का कारण बनता है, पाकिस्तान वाला पंजाब अलग हो जाता है और पूर्वी अपना वाला पंजाब जो है वो अलग हो जाता है। तो पंजाब और बंगाल में जानबूझ करके उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठाए थे, उपराज्यपाल बैठाए थे कि नियंत्रण जो है वो हमारा उन पर बना रहे, और कुछ उनके व्यापारिक उद्देश्य भी थे, राजनीतिक उद्देश्य भी थे। अब उन्होंने अगला परिवर्तन जो किया इस एक्ट के माध्यम से कि जो भी नियुक्तियां अब होंगी,
क्योंकि अभी तो नियुक्तियां कैसे होती थी, गवर्नर जनरल के माध्यम से, सम्राट के माध्यम से। 53 के एक्ट में उन्होंने एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया, जिसके लिए आज हम उनको मतलब याद भी रखते हैं। 1853 के एक्ट में भावी नियुक्तियां जो भी होंगी कंपनी में, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी। आज वही प्रतियोगी परीक्षाओं की आप सभी लोग तैयारी करते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अब जितनी भी नियुक्तियां होंगी कंपनी में, वो सब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी। अब इसमें एक विसंगतियां ये रखें कि ये प्रतियोगी परीक्षा लंदन में होगी। अब स्वाभाविक सी बात है कि भारत का कोई व्यक्ति अब लंदन पर प्रतियोगी परीक्षा देने जाए, थोड़ा सा मुश्किल काम था। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। तो लंदन में ये परीक्षा होती थी, ये बात भी सहज थी, ये बात भी एक्सेप्टेबल थी। लेकिन दूसरी जो इन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत रखी कि अधिकतम उम्र, ध्यान रखिए न्यूनतम नहीं, अधिकतम उम्र जो है वो 22 वर्ष रखी। बाद में हालांकि इसको फिर कम ज़्यादा किया जाता है, लेकिन अधिकतम उम्र इसको वो 22 वर्ष रखते हैं। मतलब 22 वर्ष जो है इसकी अधिकतम सीमा है। अभी हम लोग न्यूनतम सीमा जो है वो हम लोग 21-22 वर्ष रखते हैं, उस समय अधिकतम सीमा रखी गई 22 वर्ष। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका उद्देश्य क्या रहा होगा। वो ये चाह रहे थे कि कोई भी भारतीय जो है वो इस पर जल्दी ना सिलेक्ट हो पाए। तो स्थान जो है उन्होंने लंदन चुना। हालांकि फिर बाद में विद्रोह बहुत होता है और 1922 में फिर भारत में ही परीक्षाएं होने लगती हैं। पहले पुणे में आयोजित होने की बात होती है, बाद में फिर इलाहाबाद में आयोजित कर लेते हैं। तो भावी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होंगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1853 के चार्टर एक्ट में ये चीज़ कही गई है। विधि सदस्य जो था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विधि सदस्य जो है वो अभी पूर्ण सदस्य नहीं था। जब ज़रूरत पड़ती थी तब उसको बुला लेते थे। लेकिन अब चूंकि समय समय पे ज़्यादा कानून बनाने की ज़रूरत पड़ने लगी, इसीलिए विधि सदस्य को अब पूर्ण सदस्य बना दिया गया। मतलब अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि कानून बनाना अब सरकार का विशेष कर्तव्य है। मतलब अगर 24 घंटे अगर कोई आदमी कानून वाला, विधि वाला जो है वो गवर्नर जनरल के साथ रह रहा है, उसके मीटिंग्स में साथ में बैठ रहा है, इसका मतलब उसका विशेष कर्तव्य हो चुका है कि अब वो सरकार के लिए ऐसे नए नए कानून अडॉप्ट करे या नए नए कानून बनाए जो जनता के लिए सुलभ हों। तो मतलब अब सरकार का एक विशेष कर्तव्य हो चुका है कि वो जो विधि है, वो जो कानून है, वो बना करके जनता के सामने पेश करे। तो विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य बनाने का उनका उद्देश्य जो था वो यही था कि एक विशेष कर्तव्य जो है वो यहाँ पे जुड़ जाए। अब उन्होंने ये चीज़ भी कह दी कि जब आप कानून बनाएं, गवर्नर जनरल को कहा इस एक्ट के माध्यम से कि जब आप कानून बनाइए तो अपने साथ कुछ और व्यक्तियों को भी ले लीजिए। उन्होंने कहा कि 6 आप अन्य सदस्यों को भी अपने साथ रख सकते हैं। 4 तो आप लोग ही हैं, अन्य भी लोगों को रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई आपको अलग अलग क्षेत्रों के संबंध में उतनी ज़्यादा गहन आपको नॉलेज ना हो। तो आप 6 ऐसे लोगों को रखिए जो सैनिक ना हो, असैनिक हो। असैनिक मतलब सेना से पृथक अगर कोई काम कर रहा है तो वो असैनिक सदस्य है। तो असैनिक सदस्यों की नियुक्ति जो है आप कर सकते हैं। ये बात गवर्नर जनरल के को कही गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि कानून बनाते समय आप बाहर से भी सदस्य ले सकते हैं, ऐसा अधिकार दे दिया गया गवर्नर जनरल को। मतलब इससे ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि भारत में पहली बार कानून बनाने की व्यवस्था जो है उसका केंद्रीकरण हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो कानून बनाने की व्यवस्था का केंद्रीकरण जो है वो 1853 के एक्ट में ही होता है। गवर्नर जनरल को एक चीज़ और भी बोल दी गई कि आप विधान परिषद, अगर मान लीजिए कोई कानून आपको बना करके देता है तो आपके पास एक वीटो शक्ति है कि आप विधान परिषद को नकार सकते हो। तो ये बातें जो हैं इस पूरे एक्ट में कही जाती हैं। कुछ नोट करके मैंने लिखा है कि विधि निर्माण करने के लिए, मतलब जब भी कानून बनाया जाएगा, गवर्नर जनरल जब कानून बनाता है तो अलग से 12 सदस्यों का एक समूह जो है वो तैयार करेगा। अलग से 12 सदस्य जो ये तैयार हुए, या 12 सदस्य जो ये एक साथ बैठते हैं, इसको ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को हिंदी में विधान परिषद कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, विधि निर्माण बस की बात हो रही है। मतलब जब कानून बनाया जाएगा तो अलग से 12 सदस्य जो हैं वो एक साथ बैठाए जाएंगे, जिसको हम ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहेंगे, उसी को हिंदी में विधान परिषद कह सकते हैं। इसकी स्थापना की गई। इसका सिर्फ एक काम होगा, देश के लिए कानून बनाना, और इसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति जो है वो इसके लिए आवश्यक होती। तो कुल मिलाकर के विधि निर्माण के लिए हम विधान परिषद का एक सृजन कर रहे हैं। दूसरा जो काम है कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब है कि एक क्षेत्र विशेष से हम लोगों को चुनाव करेंगे। तो गवर्नर जनरल के 6 में से 4 प्रांत जो हैं
इनका जो चुनाव है, 6 में से जो 4 लोग हैं, इनका जो चुनाव है वो बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाएगा। तो वो जो 6 सदस्य जो बोला गया, 6 में से 4 का जो चुनाव है वो बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाएगा। तो मतलब अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्षेत्र विशेष से लोगों को लिया जा रहा है, इसीलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो है ये पहली बार 1853 के एक्ट में प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इतनी बातें हैं 1853 के एक्ट में। अगला अधिनियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो भारत शासन अधिनियम 1858, इसकी बात करेंगे। इसमें जो सबसे खास बात यह है कि 1857 का जो हमारा विद्रोह होता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, 1857 का जो विद्रोह है, इसके बाद जो है वो इस भारत शासन अधिनियम को लाया जाता है। वैसे तो इस अधिनियम के बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि इसमें अच्छे प्रावधान कुछ किए गए थे, अलग अलग इतिहासकार इसको कहते हैं, और आमतौर पे कहा भी ऐसा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम जो है वो 1858 का अधिनियम है, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। ये अंग्रेजी इतिहासकारों ने, अंग्रेजी जिन्होंने ये कानून बनाया था, उन्होंने संबोधित किया था इसको। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम के नाम से ये कानून बड़ा प्रसिद्ध है। और इसमें उन्होंने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हम समाप्त कर देंगे और गवर्नरों, क्षेत्रों तथा राजस्व संबंधी जो शक्तियां हैं वो ब्रिटिश ताज को हम हस्तांतरित कर देंगे या ब्रिटिश राजशाही को हम स्थानांतरित कर देंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्यों करने वाले हैं ये? तो इसमें कुछ अलग अलग बातें जो हैं वो निकल करके सामने आती हैं। कुछ बिंदुओं में मैं इस बात को समेटना चाहूँगा। पिट्स इंडिया एक्ट आपको याद होगा 1784 का, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो हमने स्थापना की थी वो कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। नहीं रखने का कारण है, बैठे इंग्लैंड में हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के लोग, कंपनी भारत में संचालित हो रही है, कभी वर्ष में एक बार इनका दौरा होता था, 6 महीने में एक बार इनका दौरा होता था, जिसमें एक्चुअल स्थिति का आकलन ये नहीं कर पाते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट की जो व्यवस्था है वो कंपनी पे अपना नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। फिर 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने जनमानस पे एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। ये भी एक कारण था कि कंपनी के जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया था, जनता जो थी वो उनसे खुश नहीं थी। और अंग्रेज़ ये जानते थे कि अगर हमको लंबे समय तक शासन करना है तो हमको जनता को अपने आसपास जो है वो थोड़ा सा खुश करके चलना होगा। तो इसी कारण से 1857 की क्रांति ने एक अच्छा खासा गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसी कारण से उन्होंने कंपनी को समाप्त करना ज़्यादा उचित समझा। अगला है ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय पार्मस्टन थे। तो पार्मस्टन ने कंपनी शासन की समाप्ति हेतु विधेयक प्रस्तुत कर दिया। तो शुरुआती दौर में तो वो विधेयक जो है वो पास नहीं हो पाता, असफल हो जाता है, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ता है। नए प्रधानमंत्री आते हैं डर्बी। डर्बी ने संसद में एक दूसरा विधेयक रखा, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये वही नाम है, चूँकि जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत में एक द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इसको कहते हैं, वो यही था। चूँकि प्रधानमंत्री डर्बी जो थे उन्होंने जो विधेयक जो पेश किया था उसका जो टाइटल था वो यही था, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इस नाम से उन्होंने क्या किया, एक्ट को संसद में रखा। कंपनी का शासन समाप्त हो और सम्राट के हाथों में सत्ता चली जाए, ऐसी बातें इस पूरे एक्ट में की गई थी। और यही हुआ, आगे चल कर के ये पूरा एक्ट पास हो जाता है। इसमें जो प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं उसको समझते हैं। पहला तो जो प्रावधान था, आपने देखा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दो व्यवस्था थी जिसको पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी व्यवस्था कहा जाता था। इसको इन्होंने समाप्त कर दिया। तो 1858 में आकर के ये व्यवस्था समाप्त। अब बात आती है कि जब हमने प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारिक व्यवस्था दोनों समाप्त कर दी, मतलब राजनीतिक अधिकार जो हमने कंट्रोलर को दिए थे, व्यापारिक अधिकार जो हमने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिए थे, जो पहले ही समाप्त हो गए थे, तो ये दोनों जब व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो इसका स्थान कौन सी नई व्यवस्था कौन सी लेगी? तो इसके लिए उन्होंने इंग्लैंड में एक भारत परिषद नामक संस्था का सृजन कर दिया। भारत परिषद जो संस्था थी वो इंग्लैंड में थी। 15 सदस्य होते थे। 8 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश ताज द्वारा मनोनीत होते थे। 7 सदस्य जो होते थे वो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग मनोनीत करते थे। तो 8-7 का रेशियो था, कुल 15 सदस्य थे।
हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त हो गए थे, लेकिन उनके सदस्य तो थे ही, उसके सदस्य अंग थे। कहीं ना कहीं ये सदस्य जो हैं वो संसद के भी सदस्य होते थे। तो इनके इनके उनको अधिकार दे दिया गया कि आप 7 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होंगे। कुछ इतिहासकार जब व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं कि इन्हीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में से ही ये 7 सदस्य चुन लिए जाते थे। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के 8 जानिए आप क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे, 7 डायरेक्टर्स द्वारा। गवर्नर जनरल को अब एक उपाधि दे दी गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, भारत परिषद का जो प्रमुख होता था उसको भारत सचिव कहा जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब जो अगला प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तो कहा जाता ही था, उसके अलावा एक उपाधि नई दे दी गई जिसको हम वायसराय कहते थे। तो वायसराय की उपाधि जो है 1858 के एक्ट में गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। ध्यान रखिएगा, ये एक उपाधि है। तो वायसराय की उपाधि जब प्रदान की गई तो पहले वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड कैनिंग, और वायसराय की उपाधि इनको प्रदान कर दी जाती है। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि वेक्ता को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, वकील नहीं, विधि वेक्ता, मतलब विधि का विवेचन करने वाला वेक्ता। तो विधि वेक्ता को जो शामिल किया गया, ये व्यक्ति थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन को बजट का या भारतीय बजट प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। 18 फरवरी 1860 को इन्होंने भारत में पहली बार लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बजट पेश किया। ध्यान रखिएगा, जेम्स विल्सन जो हैं वो बजट पेश करते हैं भारत में। तो कुल मिलाकर के ये 18 फरवरी 1860 जो है ये जेम्स विल्सन के नाम से जुड़ जाता है। आगे इस पूरे अधिनियम में 1858 में इतनी ही बातें थी। 1861 का जो अधिनियम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कैनिंग इसमें भी गवर्नर रहते हैं। वायसराय ने, जो मतलब लॉर्ड कैनिंग ने, उन्होंने अपनी सुविधा से कार्य करने के लिए भारत में एक नई प्रणाली की शुरुआत की। ये प्रणाली जो है ये पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली के नाम से जानी जाती है। आज आप जैसे देखते हैं हमारे यहाँ मंत्रालय में अलग अलग विभाग हैं, तो जो विभाग हैं वो विभागीय प्रणाली की पहली बार शुरुआत जो है वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही देखने को मिलती है। मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे, चूँकि विभागों का जन्म हो गया, विभाग का जन्म हुआ, तो पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव जो है वो इसी 1861 के अधिनियम से पड़ जाती है। पहली बार मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव जो है वो यहाँ पे पड़ती है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भी इसी एक्ट के माध्यम से होती है। तो इस प्रकार वायसराय की जो कार्यकारिणी है वो जो वायसराय क्या कर रहे हैं कि कुछ भारतीयों को इन्होंने परिषद में शामिल कर लिया, और परिषद में शामिल किया तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया। ये व्यवस्था 1861 में बता दी गई थी। इस व्यवस्था के तहत कहा गया था कि वायसराय जो है ये कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। 1861 में ऐसा प्रावधान था, और वायसराय जो है वो इस प्रकार से नामांकित करने लगे लोगों को। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव, इन ऐसे ही कुछ राजाओं को मनोनीत किया था गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो ये एक अच्छा प्रावधान था जिसमें ये बताया गया कि वायसराय के पास अब ये अधिकार है कि वो अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को भी नामांकित कर सकता है। एक खास बात यहाँ पे देखने को मिली कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। अध्यादेश आज हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल में प्रावधानित है। मतलब आज अब आप भारतीय संविधान देखेंगे तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो 123 में है, राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो 213 आर्टिकल में है। तो 1935 एक्ट की धारा 42 जो है वो अध्यादेश के बारे में बताती है, जिसका अनुसरण करते हुए फिर हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में इसको शामिल किया था। तो उस समय जो अध्यादेश था वो गवर्नर जनरल, जैसे राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, उस समय गवर्नर जनरल के पास अधिकार होता था अध्यादेश जारी करने का। अवधि होती थी 6 महीने। अध्यादेश का सामान्य सा अर्थ समझिए कि जब कभी भी सत्र ना चल रहा हो तो कानून बनाने की एक शक्ति जो है वो होती थी। चूँकि सामान्यतः एक सत्र में ही हम कानून बना सकते हैं, जैसे आज अगर बात करें लोकसभा राज्यसभा की, जब सत्र बैठा हो तभी तो हम उससे पास कराएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि अगर सत्र, चूँकि राज्यसभा तो परमानेंट चलती है, लेकिन लोकसभा का जो बीच में ब्रेक हो सकती है, तो लोकसभा का अगर सत्र न चल रहा हो तो भी राष्ट्रपति जो है वो कानून बना सकता है अध्यादेश के माध्यम से। उसी प्रकार से व्यवस्था यहाँ पे
देखने को मिलती थी। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अवधि इसकी 6 माह की होती थी। प्रांतों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आपने देखा था कि अधिकार जो है वो हमने प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार हमने छीन लिया था इसके पहले, अब फिर से दे दिया गया। तो प्रांतों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रांत को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। आपको ध्यान होगा कि 1773 में हमने बम्बई और मद्रास प्रांत को बंगाल में शामिल कर लिया था और समस्त उसके अधिकार जो हैं वो बंगाल प्रांत में समाहित कर दिए थे। यहाँ पे फिर से उनको अधिकार जो हैं वो मिल जाते हैं। तो एक तरह से विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो पहली बार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत प्रांतों के संदर्भ में इसी एक्ट के माध्यम से होती है। 1773 एक्ट के बिल्कुल विपरीत ये देखने को मिलता है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। 1862 में 3 हाई कोर्ट एक साथ स्थापित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 1861 एक्ट में ही, मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि किस एक्ट के माध्यम से हाई कोर्ट स्थापित हुए तो 1861 ही आप बताएंगे। हालांकि एक हाई कोर्ट, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1862 में आता है, तो उसके तहत आता है। लेकिन जो अधिनियम उस समय कार्य कर रहा था, जिस अधिनियम से इसको शक्तियाँ मिली, वो 1861 का अधिनियम था। तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, ये ध्यान रखिएगा, 3 जगह जो हैं वो हाई कोर्ट स्थापित होते हैं। फिर 1866 में फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थापित होगा, दूसरा हाई कोर्ट। तो एक साथ 3 हाई कोर्ट, फिर उसके बाद अगला हाई कोर्ट। पंजाब, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 1862, 1897, 1866 में विधान परिषदों की भी स्थापना की गई, क्योंकि विधान परिषद जो है उनको भी धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो विधान परिषदों की भी स्थापना जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है अलग अलग वर्षों में। तो इस तरीके से 1861 के अधिनियम में इतनी बातें की गई। अगला 1873 का अधिनियम जो है वो लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने के लिए। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 74, 1 जनवरी 1874। अधिनियम पूछे तो 1873। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग होती है 1 जनवरी 1874 या 1873 के अधिनियम के द्वारा। एक अलग से उपाधि अधिनियम और लाया गया 1876 में। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा पत्र जो है पढ़ा जाता है और एक लॉर्ड कैनिंग साहब पढ़ते हैं। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की साम्राज्ञी हैं। तो भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए शाही उपाधि अधिनियम 1876 लाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब भारत परिषद अधिनियम 1892 जो है वो अगला अधिनियम है। 1892 अधिनियम जब आता है तो इस समय की जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। 1881 में एल्बर्ट बिल विवाद होता है और शिक्षा का बहुत तेज़ी से विकास जो है वो भारत में देखने को मिलता है, खासकर मध्य वर्ग में। ये कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो 1892 के एक्ट के इर्द गिर्द जो हैं वो घूमती रहती हैं। भारतीयों को प्रशासन में और अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए इस एक्ट को लाया गया, क्योंकि ऐसे कुछ विवाद हो गए थे। चूँकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई थी तो इसमें भी प्रबुद्ध वर्ग जो था या बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो इसमें शामिल हो रहा था। 1881 में एल्बर्ट बिल विवाद होता है, जिसमें एल्बर्ट बिल विवाद में ये कहा गया कि भाई अंग्रेज़ों का जो अगर कोई मुकदमा आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई केस आया किसी गोरे व्यक्ति का या अंग्रेज़ का कोई आया, तो उसको उन्होंने बोल दिया कि ये भारतीय जो वकील है या जो भारतीय जज है वो नहीं सुनेगा। इसीलिए फिर ये एल्बर्ट बिल विवाद जो है 1881 में होता है। बाद में फिर ये कह दिया गया कि पैनल में रहेगा और अंग्रेजी जो कोर्ट चीफ जस्टिस रहेगा उसकी मध्यस्थता से इसको सुना जा सकेगा। ऐसा करके कुछ प्रावधान अंतिम में किया गया। तो 1881 में एल्बर्ट बिल विवाद जो है बड़ा चर्चित विवाद रहता है। शिक्षा बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीयों को प्रशासन में और अधिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की जाती है। अगर इस पूरे भारत परिषद अधिनियम 1892 की विशेषताओं की अगर मैं चर्चा करूं तो इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति क्या होती है? पहले तो सरल सा उसका अर्थ समझिए। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे आज आप किसी को वोट करने जाते हैं, भाई आप कहीं गए, ईवीएम मशीन रखी है, आपने सीधे उसको वोट किया, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम हो गया, डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम हो गया।
और अगर मान लीजिए कि आप किसी को करें फिर वो किसी को करे, मतलब एक्चुअल में कर आप ही रहे हैं वोट, लेकिन मान लीजिए आपने किसी को वोट किया और फिर वो व्यक्ति जा करके किसी को वोट करे, तो ये जो होता है वो इनडायरेक्ट वोटिंग मेथड होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो हमको 1892 के एक्ट में ही हमको देखने को मिलती है। कैसे, समझिए। केंद्रीय विधान परिषद तो थी ही, मतलब केंद्र में जैसे आज हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, तो केंद्रीय विधान परिषद जो है इसमें जो लोग चुन करके आते थे, अच्छा केंद्रीय विधान परिषद के नीचे प्रांत होते हैं बहुत सारे, है ना, जैसे आपने देखा बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, इस टाइप से प्रांत हो गए। प्रांतों में जो लोग आते हैं वो स्थानीय स्तर से आते हैं, जैसे जिला बोर्ड हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, वाणिज्य मंडल हो गए। तो केंद्रीय विधान परिषद के लोगों का जो चुनाव होता था उसको कर तो इन्हीं लोग रहे हैं, विश्वविद्यालय के लोग, जिला बोर्ड के लोग, वाणिज्य मंडल के लोग, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते थे, मतलब ये लोग सीधे जा करके यहाँ पे वोटिंग नहीं करते थे। ये पहले इनको चुनते थे, फिर ये जा करके इनको चुनते थे, मतलब प्रांत में बैठे लोग फिर जा करके केंद्रीय विधान परिषद के लोगों का चुनाव करते थे। और प्रांत में जो लोग आते थे इनका चुनाव जो है वो जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो कुल मिलाकर के कि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्य जो हैं वो नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। तो ये एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो हमको देखने को मिलती थी। प्रांतीय परिषद के अधिकारों में वृद्धि भी की गई इस एक्ट के माध्यम से। प्रांतीय परिषद जो था, मतलब जो प्रांत में जो परिषद होते थे, प्रांतीय परिषद के एक तो केंद्र हो गया फिर एक प्रांत हो गया, तो प्रांतों में जो परिषद होती थी इसके अधिकारों में वृद्धि करते हुए भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जैसे कोई बजट अगर हम पेश कर रहे हैं, बजट तो पेश हो गया था 18 फरवरी 1860 में, तो बजट अगर पेश हो रहा है तो आप बहस भी कर सकते हो, उसमें प्रश्न भी पूछ सकते हो, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतलब पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, मत देने का भी अधिकार नहीं था। ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रश्न पूछिए, एक बार प्रश्न पूछिए, आपको उत्तर दे दिया जाएगा, और बजट पर आप बहस भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और मत का भी अधिकार नहीं था। तो ये कुछ बातें हुई 1892 के अधिनियम की। अगला अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं उसको समझते हैं। इस समय की प्रमुख घटनाओं की अगर हम बात करें तो 1907 में गरम दल और नरम दल जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जिसको हम सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। उसी समय सबसे प्रमुख जो चर्चित घटना होती है वो बंगाल विभाजन की होती है 16 अक्टूबर 1905 को। और उसी समय मुस्लिम जो पंथ हैं वो अपनी एक नई पार्टी जो है वो बनाते हैं, जिसको हम मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। ये कुछ उस समय की ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की बांटो और राज करो की नीति को सफल बनाती हैं। अंग्रेज़ों ने बांट करके राज करने की नीति प्रतिपादित की और ये सब परिणाम हुए कि गरम दल नरम दल में फूट पड़ गई, बंगाल में पूर्वी और पश्चिमी बंगाल अलग हो गया और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में वैमनस्य की भावना आ गई और मुसलमानों ने अलग अपनी पार्टी बना ली। तो अंग्रेज़ों की जो बांटो और राज करो की नीति है वो यहाँ पे कुछ सफल होती दिख रही थी। इस एक्ट को लाने का जो कारण था वो ये था, सैद्धांतिक रूप से तो ये था कि 1892 में कुछ कमियां हैं जिसको हम दूर करना चाहते हैं। भारत में उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को हम सामना करना चाहते हैं और मुसलमानों तथा नरमपंथियों को अंग्रेजी विचारधारा में लाना चाहते हैं। ऐसा सैद्धांतिक बात जो है वो अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ दूसरा था। समझते हैं इसको। पहले तो अरुणडेल के नाम से एक समिति जो है वो नियुक्त कर दी जाती है ये जांचने के लिए कि भारत में इस समय स्थिति कैसी है। तो सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट आती है, इसके आधार पे फरवरी 1909 में ये अधिनियम जो है वो पारित होता है। केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या है वो 60 तक कर दी गई। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विधानमंडल की बात कर रहा हूँ। समय समय पे इनकी संख्याएं बढ़ाई गई। तो केंद्रीय विधानमंडल में उस समय 16 सदस्य हुआ करते थे, फिर 16 से बढ़ा करके फिर उसको 60 कर दिया गया। प्रांतीय परिषद, चूँकि केंद्र में अलग विधानमंडल है, प्रांत में भी अलग विधान परिषदें हैं, तो प्रांतीय परिषद में सदस्य संख्या भी बढ़ाई गई। अतिरिक्त सदस्यों का जो अतिरिक्त सदस्यों में अभी तक आपने देखा था कि क्षेत्र विशेष से चुन करके आते थे, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता था।
तो इन्होंने कहा कि भाई अब जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं होगा, अब जो होगा वो वर्ग प्रतिनिधित्व होगा। ये इसकी सबसे बड़ी कमी और ये सबसे बड़ा दोष रहता है जो आगे चल करके हिंदू मुस्लिम वैमनस का कारण होता है। समझिए, यहाँ पे आपको पिछले एक्ट में ध्यान होगा, हमने आपको बताया था पिछले कुछ एक्टों में कि अभी तक जो सदस्य नीचे से चुन करके आते थे वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, आपको ध्यान होगा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत हमने अभी आपको पढ़ाया है पिछले एक्ट में, पिछले से पिछले एक्ट में। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो होता था इसका मतलब ये है कि क्षेत्र विशेष से लोग चुन करके आते थे प्रांतों में। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व अभी तक तो चला आ रहा था, लेकिन इन्होंने इस एक्ट में ये कह दिया कि जो भी अतिरिक्त सदस्य आएगा वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से नहीं आएगा, वो वर्ग प्रतिनिधित्व के सिद्धांत से आएगा। और यहीं से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भाई वर्ग प्रतिनिधित्व के आधार पे हम लेंगे। 3 वर्ग उन्होंने बनाए। एक उन्होंने कह दिया एक साधारण वर्ग है, फिर एक विशेष वर्ग है, और एक दूसरा ये तीसरा ये विशेष वर्ग है। कैसे इसको समझते हैं? साधारण वर्ग में सभी लोग मतलब पहले तो ये समझते हैं कि विशेष वर्ग में ऐसे लोग आते थे। इसमें एक खास बात जो हमको ये समझना है कि साधारण वर्ग विशेष और विशेष में कौन कौन से लोग आते थे। तो विशेष समझ लीजिए, विशेष में जैसे व्यापारिक संघ हो गए, जमींदार हो गए, विश्वविद्यालय से जो लोग चुन करके आते थे, ये विशेष वाले हो गए। वर्ग विशेष में जो उन्होंने रखा था, मुस्लिम को खास तौर पे रखा था क्योंकि उनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना था, और इससे इतर जितने भी लोग हैं वो सब साधारण में शामिल किए जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत कर दी, 3 निर्वाचक मंडल बना करके। यहाँ पे खास तौर पे एक बात ये आती है कि पहली बार भारत परिषद आपको याद होगा 1858 के अधिनियम में हमने सृजित किया था। तो भारत परिषद के सदस्य जो हैं वो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो पहली बार भारत परिषद के सदस्य जो हैं वो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी जो हैं वो भारत परिषद में सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी में भी पहली बार भारतीय किसी नियुक्त होती है, मतलब किसी भारतीय की नियुक्ति होती है। वो एसपी सिन्हा हैं, विधि सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी में की जाती है। आगे अगर हम बात करें कि केंद्रीय विधान परिषद, जो हमारा केंद्र का जो विधान परिषद था, इसमें बजट पर वाद विवाद करने, संकल्प रखने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने। आपको याद होगा पहले हमने बजट पे बहस करवाया था पिछले वाले एक्ट में, लेकिन पूरक प्रश्न भी पूछवाया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन यहाँ पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अभी तक मत देने या वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जो हमारी केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें कोई भी बजट अगर आता है तो आप वाद विवाद कर सकते हो, संकल्प भी रख सकते हो, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो। पहले पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हो, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे, वोटिंग का अधिकार नहीं था। लॉर्ड मिंटो ने इतने क्रियाकलाप किए सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर के, इसी कारण से इनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये फिर इसके आगे मतलब 1909 के आगे का घटनाक्रम जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। उसी समय 1911 में फिर दिल्ली दरबार में ही राजधानी परिवर्तन की घोषणा हो जाती है। 1912 में फिर हमारी दिल्ली राजधानी बन भी जाती है। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो जाता है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल का मिलन भी हो जाता है 16 में। और 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेगो की घोषणा होती है, जिसको हम अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जो इस एक्ट के बाद, 1909 के एक्ट के बाद जो हैं वो होते हैं। मॉन्टेगो जो घोषणा होती है 20 अगस्त 1917 में, उसमें जो मुख्य रूप से जो एक बात कही जाती है, भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की घोषणा। भारत में पहली बार उत्तरदायी सरकार की घोषणा जो है वो मॉन्टेगो घोषणा में ही की जाती है। ये तो उत्तरदायी सरकार की जो बात हुई इसमें मॉन्टेगो घोषणा में, इससे इतर एक बात जो वो और करते हैं कि अंग्रेजी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हमारा जो भारतीय उपनिवेश है उसको बना रहना होगा। कुल मिलाकर के वो ये कहना चाह रहे थे कि एक ऐसी सरकार हम बनाएंगे भारत में जो पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो हम पहली बार भारत में कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ जो ये पूरा भारतीय उपनिवेश है इसको अंग्रेजी सरकार के एक अंग के रूप में, एक अभिन्न अंग के रूप में बने रहना होगा। ये दो बातें जो है ये मॉन्टेगो घोषणा में की जाती हैं। क्योंकि ये दोनों बातें जो हैं ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं थी,
शुरुआत में इन्होंने काफ़ी विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इसी को आधार मान करके 1919 के एक्ट की घोषणा कर दी। तो अगला एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में। इस वीडियो में जितनी बातें हमने की हैं आशा करता हूँ आपको वो समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। कोई भी अगर आपको परेशानी आ रही हो तो टेलीग्राम में फ्री स्टडी जोन के नाम से आप सर्च करके आप हमसे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी अभी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं। कोई ऐसा विशेष अगर कोई टॉपिक है जो आपकी समझ से परे हो या आपको दिक्कत महसूस हो रही हो तो टेलीग्राम में जुड़ करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। उसका एक पूरा वीडियो जो है वो हम आपको बना करके दे देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रम से आपको वीडियोस मिलते जाएंगे, ये तीसरा वीडियो है और जल्द ही आपको अगला वीडियो जो है वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में इतना ही। थैंक यू।